Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स. कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के 2 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. अब देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है. फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर द बिजनेस एंटरप्राइज इज मैनेज इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट. The similar nature or job related performed in the business are grouped together in separate department. Each department report to coordinating head. अब इसमें कहा है जो भी हम बिजनेस एंटरप्राइज में वर्क कर रहे हैं, जो वर्क होता है डिवाइड किस में कर दिया जाता है? डिपार्टमेंट में. अब डिपार्टमेंट इन द सेंस हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम इन डिपार्टमेंट में वर्क को डिवाइड कर देते हैं. इनमें पर्टिकुलर हेड डिपार्टमेंट में हेड मैनेजर होते हैं जो अपने वर्क को एफिशिएंटली करते हैं. जब ये वर्क प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होगा. अब कहाँ सुटेबल है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर? Functional structure is suitable for organization where which are large scale operation, have diversified activity, deal in specialized etc. अब इन्होंने कहा इसमें कि मतलब लार्ज स्केल ऑपरेशन में काम करते हैं, जन लार्ज स्ट्रक्चर पे वर्क किया जाता है, जन लार्ज बॉडीज पे काम किया जाता है, यानी कि एक स्पेशलाइज सर्विस पे काम किया जाता है. सपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग पे ही यहाँ काम होता है, वो भी लार्ज स्केल पे. एडवांटेज देखिए फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वो अपने डिपार्टमेंट का ही स्पेशलाइजेशन होता है. सपोज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग अपना प्रोडक्शन यूनिट को इंक्रीज करता है, जो भी वो पर्टिकुलर अपनी प्रोडक्ट बना रहा है वो उसमें स्पेशलाइज्ड है. जब वो स्पेशलाइज्ड होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी. एफिशिएंसी में क्या होता है, जो भी वर्क करते हैं हम उसको अपने गिवन टाइम में करते हैं, जो भी हमें टाइम मिला है. जब स्पेशलाइजेशन होगी तो ऑब्वियसली हम अपना काम अपने पूरे टाइम पर करेंगे. इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में ये फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करती है. इसमें कॉस्ट कम लगती है, इसलिए कम लगती है क्योंकि इसमें वर्क किस में डिवाइडेड है? डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है. जब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड पर्सन बैठा होगा तब कॉस्ट तो रिड्यूस होगी ही होगी. जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज्यादा होगा. जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. अब देखिए फिफ्थ, इंक्रीज प्रॉफिट. अब जब ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, पर्टिकुलर जब रिड्यूस कर रहे हैं डिपार्टमेंट में कि 0 वेस्ट एंड 100 प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो ऑब्वियस इंक्रीज होगा. Proper attention, individual having to perform similar and smaller tasks enable them to focus better on activities they are responsible. जो भी इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, पर्सन वर्क कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमें अपना काम कैसे करना है. जब वो अपनी प्रॉपर अटेंशन वहां पर लगा देंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा. इजी टू ट्रेन एम्प्लॉयज, the employee are expected to perform similar tasks which may require specific and limited skills to develop. This make training process easy, cost effective. अब जब पर्टिकुलर पर्सन कहीं सेम डिपार्टमेंट से आता है, जब वो सेम डिपार्टमेंट से आता है तो वो एम्प्लॉय को ट्रेन करने में कम वेस्टेज होती है, कम खर्चा लगता है. अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है किसके? फंक्शनल स्ट्रक्चर के. डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट सुपरस्टेट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट.
Department in an organization may give more importance to their respective objective instead of organizational objective, leading to functional empires. Department may pursue their interest at cost of organizational interest. अब इसमें कहा जो भी डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट होता है वो ऊपर जाता है किससे, ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट से। जब ये इंटरेस्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और डिपार्टमेंट मैनेजर के बीच में। अब नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। इफ डिपार्टमेंट परस्यू देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव इट में कॉज कॉन्फ्लिक्ट। अब जब भी डिपार्टमेंट में क्या होगा, वो अपने ही डिपार्टमेंट का अपना ही प्राइम प्रॉफिट देखेगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा वेरियस डिपार्टमेंट में भी और ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी। conflict of interest, if interest of two or more department is not compatible and each department give more importance to their own department, it may give conflict of interest. अब क्या है, एक डिपार्टमेंट जो भी स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं बता रहा है तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। रिजिड वर्किंग मतलब जो काम हो रहा है वो चेंज नहीं होगा। एक डिपार्टमेंट में जो रूल्स बन गए वही फॉलो किए जाएंगे, तो रिजिड मींस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अब जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ही नहीं होगा, जब कोई रूल्स चेंज ही नहीं होगा तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी डिक्रीज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिए, डिविजनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वर्क यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है डिपार्टमेंट्स के। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर ही बनता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट यूनिट और डिवीजन। अब जो भी हमने कहा डिपार्टमेंट्स होते हैं हम उनकी अलग अलग अब यूनिट से बना देंगे। यूनिट जैसे एचआर की अलग मैन्युफैक्चरिंग मतलब अलग यूनिट फिक्स कर दी हमने कहीं पे, और मार्केटिंग की अलग कर दी। ऐसे ही ये यूनिट्स में डिवाइड होता है। With each division, functional structure is adopted. Therefore, each division is multifunctional. Multifunctional मतलब हर जगह यूज होता है। अब देखिए, द मैन पावर इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। जो भी मैन पावर यानी कि पीपल वर्क कर रहे हैं वो प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे डिवाइड किए जाएंगे कि कौन से अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, कि वो किस डिपार्टमेंट से है। अगर वो एचआर डिपार्टमेंट से है तो वो एचआर डिपार्टमेंट में जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। ईच डिवीजन वर्क एज प्रॉफिट सेंटर एंड हेडेड बाय डिविजनल मैनेजर। डिविजनल मैनेजर ही बताता है कि कौन सा डिवीजन प्रॉफिट सेंटर में जाएगा और कौन सा कहां जाएगा। अब ये कहां पे सुटेबल है, ये ऑटोमोबाइल कंपनीज में सुटेबल है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब कहां पे, उसमें एक सेल एरिया होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एक वॉशिंग एरिया होता है, एक टूल्स एंड इक्विपमेंट एरिया होता है, तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर वहां पे फॉलो होता है। अब देखिए, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। Divisional head is responsible for functioning of division while managing all the function. He gains skills, experience and specialization of particular product. अब जब यूनिट्स में काम कर रहे होंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो अपने स्पेशल फीचर्स शो करेगा। जब स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा तब कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होंगे। जब कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। जब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन अकाउंटेबिलिटी। Each division is headed by division head who is responsible for the performance of division. It become easy to identify the cost and revenue of division, thus evaluate the performance of manager. It also help to fill the responsibility in case of poor performance and take appropriate corrective action. अब कभी जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पुअर परफॉर्मेंस में काम हो रहा होता है तो हमें उस पर एक्शन लिया जाए ताकि हमारी ग्रोथ इंक्रीज हो, हम उसको अकाउंटेबल करें।
प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स फॉलो कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स उसे भी चेंज करेंगे, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा और एक्सपेंशन होगा। अब देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस हैं किसके, डिविजनल स्ट्रक्चर के। कॉन्फ्लिक्ट एमंग डिवीजन। अब हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करी, अब उसमें वर्कर्स जो भी लगे हुए हैं, अब मैंने कहा कुछ वॉशिंग सेक्टर में है, कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट सेक्टर में है, कुछ सेल्स एरियाज में है। तो जब ये आपस में मीट होते हैं, एक दूसरे से जेलस करते हैं, तो इनके बीच में वो होता है कि इसका काम पर्टिकुलर स्टेप